अच्छा, इस जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक अल्वियोलाई और दूसरा है लंग्स, और इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। तो पहले देख लेते हैं अल्वियोलाई। इसकी इंट्रोडक्शन ज़रा कर लेते हैं कि हमारे पास जब क्या नाम है ब्रांक्यूल है वो डिवाइड होते हैं तो उससे टर्मिनल ब्रांक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल बनते हैं। वही रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल फिर से डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाते हैं तो उससे क्या बनेगा, अल्वियोलर डक्ट। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये अल्वियोलर डक्ट कहाँ तक पहुँचता है, हमारे लंग्स में जो मिलियन की तादाद में सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहा जाता है उनमें पहुँचता है। क्योंकि हमारी जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ होना है, वो अल्वियोलाई में होना है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। शुरू का लेक्चर अगर आप लोग याद कराए, रिमाइंड कराए, रिकॉल करें तो उसमें हमने कहा था रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, शुड बी परमिएबल, शुड बी जो है हमारे पास वो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क वहाँ पे ज़्यादा हो ताकि वहाँ पे जो है गैसियस एक्सचेंज हो सके, या फिर उसके अलावा जो है वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो उस सरफेस के ऊपर। तो ये चीज़ें हमें पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ यहाँ मिलती है अल्वियोलाई की सूरत में। तो ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन हुई कि रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल डिवाइड होकर अल्वियोलर डक्ट बनेंगे और अल्वियोलर डक्ट जो एंड होंगे सेक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। शेप के लिहाज से देखा जाए तो अल्वियोलाई की जो स्ट्रक्चर होती है ओवल शेप या सेक लाइक होती है, टेलानुमा स्ट्रक्चर होती है। थिकनेस ऑफ अल्वियोलाई कितनी है, तकरीबन 200 माइक्रोमीटर इसकी क्या है वो थिकनेस होती है। इसके अलावा अगर ये तो पूरी अल्वियोलाई है ना, इसकी थिकनेस की बात हुई, लेकिन अगर आप इसके वॉल की बात की जाए तो वो कितना है, वो तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर। और हमने उधर पढ़ा था ना कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो इतना थिन होगी कि इसकी जो क्या थिकनेस है वो कितना होगी, 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, अल्वियोलाई, ठीक है। अच्छा, और इसका फंक्शन ये है कि गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है किसके साथ, ब्लड के साथ, यानी ब्लड को ऑक्सीजन देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करा के एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। हमारे पास दोनों लंग्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि कितने अल्वियोलाई होती है, 700 मिलियन अल्वियोलाई। लेकिन जो हमारे पास दो लंग्स हैं ना उनमें 700 होते हैं। लेफ्ट लंग में कितने हैं, राइट में कितने हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर होता है। जो लेफ्ट लंग है वो कहाँ पे होता है, वो मतलब इतना लार्ज नहीं होता, स्मॉल होता है। तो अल्वियोलाई की तादाद भी उसी के मुताबिक क्या होती है, चेंज होती रहती है। मसलन राइट लंग में ये तादाद 380 मिलियन है और जो हमारे पास लेफ्ट लंग है उसमें 320 मिलियन है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट आप लोग, ठीक है। अगर ये अल्वियोलाई की जो नेटवर्क है हम इसको एक्सपेंड करा दें तो ये हमारे कितने सरफेस कवर का जो है कवर करेगी, 70 से लेके 90 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकती है। अगर आप इसको ये इतने कम जगह के ऊपर थोड़े से कैविटी में अल्लाह ने कंडेंस किया हुआ रखा है, अगर आप इन अल्वियोलाई नेटवर्क को थोड़ा एक्सपेंड कराते जाए तो ये तकरीबन 70 से लेके 90 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकती है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी एरिया है। अच्छा, कंपोजिशन की लिहाज से अल्वियोलाई में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो पहली नंबर पे अल्वियोलाई में हमारे पास एपिथेलियम सेल होते हैं और वो एपिथेलियम कौन सी कहलाती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। इससे पहले जो ब्रांक्यूल में हमने पढ़ा उसका जो एपिथेलियम था वो हमारे पास क्या था, वो क्यूबाइड था। दूसरी चीज़ वहाँ भी याद रखना है
कि ब्रांक्यूल के बाद या ब्रांक्यूल ही में कार्टिलेज वगैरह नहीं होते, ठीक है। यानी बाकी में हमने कार्टिलेज का तज़किरा किया, जैसे हम ब्रांक्यूल में आए तो उसमें कार्टिलेज नहीं होती। ये भी अक्सर एमसीक्यू में आता है कि विच रेस्पिरेटरी पैसेज वे हैव नो कार्टिलेज, तो अक्सर जो है वहाँ पे लिखा हुआ होता है ब्रांक्यूल और बाकी चीज़ें तो ब्रांक्यूल में नहीं होती, और इससे नीचे जितने भी है उसमें फिर कार्टिलेज जो है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, ये सेल जो एपिथेलियम से बने हुए सेल्स है, इसके इर्द गिर्द एक मेशवर्क होता है किस चीज़ का, कैपिलरी नेटवर्क का। मेश किसे कहते हैं, जालों का आ जाता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, तो इस एक मेशवर्क या जाल सी बनाती है और इसको एक एपिथेलियम सेल को कवर कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप के WBC भी होती है, और उनको क्या कहते हैं, अल्वियुलर मैक्रोफेज। समझ आ रही है। हमारे पास जब ब्लड की कंपोजिशन आप देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से बना हुआ होता है। आपकी ब्लड बनती बोन मैरो में है, तो बोन मैरो से ही ब्लड का हिस्सा बन जाती है, तो ब्लड सेल्स बनते हैं। तो उन ब्लड सेल्स में से हमारे पास बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें थ्रोम्बोसाइट भी होते हैं, उसमें RBCs भी होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, यूसिनोफिल होते हैं। वैसे फिर WBC के काफ़ी सारी कैटेगरी है। तो WBC की एक टाइप और भी है जिसे कहते हैं मोनोसाइट, और वो मोनोसाइट जब टिश्यू में पहुंचती है तो ये बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्रोफेज है वो स्पेशलाइज है, जो कि अल्वियुलाई है, इसलिए इसको अल्वियुलर मैक्रोफेज कहा गया, ठीक है। उसके अलावा जो अल्वियुलाई है ये सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो दो टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं अल्वियुलाई। पहले टाइप को कहते हैं टाइप 1 अल्वियुलर सेल, और दूसरे को कहते हैं टाइप 2 अल्वियुलर सेल। इसको नीमोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीमोसाइट। इसको टाइप 1 नीमोसाइट और इसको टाइप 2 नीमोसाइट भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 नीमोसाइट ऑफ अल्वियुलाई। तो आप लोगों ने इसका आंसर कैसे देना है। पहला नंबर पर जो टाइप 1 होते हैं ये थिन होते हैं। क्या होते हैं, थिन। और जो टाइप 2 होते हैं वो थिक होते हैं। एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा, जो टाइप 1 है ना वो फ्लैट फॉर्म में होता है, इसका शेप फ्लैट होता है। जो टाइप 2 है वो फ्लैट भी हो सकती है, वो ओवल भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है, यानी वेरिएबल है शेप में, ठीक है। तीसरी नंबर पे जो टाइप 1 है वो क्या करती है, वो गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। और जो टाइप 2 है उसका एक और काम है, और वो काम क्या है, ये अल्वियुलाई को कोलैप्सिंग से बचाती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, सरफेस टेंशन को लोअर करती है। और ये काम जो है कैसे करती है, ये कुछ केमिकल को सीक्रेट करता है। उन केमिकल को क्या कहते हैं, सर्फेक्टेंट्स। अक्सर इसके ऊपर भी शार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सर्फेक्टेंट्स एंड हाउ इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ अल्वियुलाई। तो इस तरह की क्वेश्चन आ सकती है। तो आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि इट इज सीक्रेटेड बाय टाइप 2 नीमोसाइट एंड बेसिकली केमिकली ये किससे कंपोज होते हैं, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन से कंपोज होते हैं और इसका काम किया है, इस सरफेस टेंशन को लोअर करती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन का फिनोमेना पढ़ा हुआ होगा कि जो हमारे लिक्विड होती है उसके जो सरफेस सेल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इन कोऑर्डिनेशन होते हैं, जिससे एक शीट नुमा स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अगर ये सरफेस टेंशन ज़्यादा हुआ तो अगर ये आप लोग के अल्वियुलाई की क्या है लेवल है वहाँ से एक्सहेलेशन हो रही है तो फिर इससे क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगी। क्या चीज़, मतलब ये अब उसको पुल करेगी अपर साइड के ऊपर, और जो अल्वियुलाई की सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करेगी। जब वो ख़त्म होगी तो रेस्पिरेशन फिर नहीं होगा। लिहाजा
उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और उस सरफेस टेंशन को कम करके रखती है। इस वजह से एल्वेओलाई का शेप चेंज नहीं होता और उसके साथ रेस्पिरेशन हर वक्त कंटिन्यू रहती है। एक काम इसका ये है टाइप 2 न्यूरोसाइट का। दूसरा काम, ये कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या जर्म कोई भी हो, एल्वेओलाई के लेवल तक पहुंच जाती है, वहाँ भी ये उनको किल भी करती है, उनके साथ उसकी बीच को ऐसी क्या नाम है बनाती है ताकि वो उसमें उसकी ग्रोथ ना हो पाए। तो इसकी एक और फंक्शन इम्यूनिटी में भी है टाइप 2 न्यूरोसाइट का, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप 1 है ये तकरीबन 97% बनाती है आपके एल्वेओलाई में, और जो टाइप 2 है वो 3% होते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये जो टाइप 1 है वो कई प्रोटीन से मिलके बने हैं, लेकिन एल्वेओलाई के जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो 2 किस्म के प्रोटीन से बनते हैं, एक को इलास्टिन कहते हैं, दूसरे को कोलाजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एल्वेओलाई का टॉपिक खत्म हुआ। अब लंग्स जो है इसको पढ़ लेते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। लंग्स हमारे पास ये प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसान के लिए। प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, और बॉडी ऑफ ह्यूमन इज लंग, ठीक है, या फिर लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी के दरमियान जो शीट होता है, जैसे हमारे पास डायफ्राम कहते हैं, और डायफ्राम के बेस के ऊपर, यानी इसकी बेस डायफ्राम के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास यानी थोरेसिक कैविटी में इसकी लोकेशन है आपके बॉडी में। अगर कोई पूछे कि लंग्स कहाँ पे लोकेटेड है तो थोरेसिक कैविटी में, या चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। और इसकी शेप कैसे है, ये कॉनिकल इन शेप होता है, यानी इस तरह के शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बैलून लाइक होते हैं, बैलून लाइक, ठीक है, वे बैलून लाइक भी हो सकते हैं और कॉनिकल शेप में पाए जाते हैं। इसके पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स इसके 3 पार्ट्स हैं। लंग्स के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। फर्स्ट करें लंग्स है, लंग है, यहाँ पे हमारे पास आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है, डिच नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला इसका होता है ये वाला पार्ट, टॉप पार्ट, इसको एपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिक्स। ये वाला जो पार्ट है इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। और ये वाला जो पार्ट है इसको हाइलम या हाइलस कहते हैं। किडनी या लंग्स का जो डिप्रेशन होता है ना, इसको हाइलस या हाइलम कहते हैं। अपर वाले को एपेक्स, और यहाँ पे लोअर वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। पोजीशनिंग ऑफ लंग, लंग की पोजीशन क्या है, लंग्स कहाँ पे हुआ क्या है, यानी थोरेसिक कैविटी में तो लोकेटेड है, लेकिन पोजीशन प्रॉपर क्या है कि आपको लंग्स कहाँ पे मिलेगा प्रॉपरली। तो जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है कौन सा, लंग्स का जो एपिक्स होता है, जो हमारी पहली रेप होती है ना, इसके एबव पाया जाता है, पहली रेप के एबव पाया जाता है, क्या चीज़, एपेक्स। दूसरा जो इसका बेस होता है, बेस, तो ये शीट ऑफ डायफ्राम के ऊपर प्लेस होता है, एपेक्स फर्स्ट रेप के अपर साइड के, और यहाँ पे जो बेस है वो डायफ्राम के ऊपर मौजूद होता है। और तीसरी जो हाइलम है, वो हाइलम जो स्पेस होता है बिटवीन द 2 लंग्स, जिसे मीडियास्टीनम कहते हैं, तो वहाँ पे इसका हाइलम लोकेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, वेट क्या है हमारे पास, लंग्स की वेट, दोनों लंग्स की वो 1300 ग्राम है, 1300 ग्राम इसका वेट होता है दोनों लंग्स का, ठीक है, एक एडल्ट में। और इसकी डिवीजन क्या है, ये 2 में डिवाइड कर जाता है। तो फिर हमारे पास जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो ज़रा नोट कर ले अपने साथ। पहला नंबर, जो राइट लंग है ये इसका वॉल्यूम 56% बनाती है, और जो लेफ्ट लंग है वो 44% होती है। जो राइट लंग है उसकी वेट 700 ग्राम है, और जो लेफ्ट लंग है उसकी जो वेट है 600 ग्राम। अच्छा, ये जो राइट लंग है, मैंने पहले भी बताया कि
लिवर के साथ एसोसिएटेड होता है। हालांकि लिवर एब्डोमिनल कैविटी में है, लेकिन लिवर की पोजीशनिंग की वजह से ये क्या होता है, लार्जर बन जाता है। और जो दूसरा लंग है वो हार्ट की पोजीशनिंग की वजह से स्मॉलर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास राइट लंग है वो शॉर्टर होती है लेकिन वाइडर होती है, लेकिन जो लेफ्ट लंग है वो बिगर होती है और नैरो होती है, यानी लॉन्गर होती है और नैरोअर होती है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइट लंग में 3 लूप होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लूप होते हैं। तो ये जो हमारे पास पहला लूप है इसको सुपीरियर कहते हैं, ये वाला, और दूसरा ये जो है इसको इंफीरियर कहते हैं, सुपीरियर और ये इंफीरियर, और जो तीसरा दरमियाना है इसको मिडल लेयर कहा जाता है, मीडियम लेयर कहा जाता है। लेफ्ट लंग की तरफ आए तो लेफ्ट लंग में 2 क्या होते हैं, लूप होते हैं, अपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इंफीरियर कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे कि जो हमारे पास 3 लूप्स है वो आपस में एक दूसरे से किसने सेपरेट किया है, तो उसको कहते हैं, तो उन पर्दों को कहा जाता है फिशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपीरियर और मिडल जो लूप है राइट लंग में, उसमें जो फिशर पाया जाता है उस फिशर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, ये वाला, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये जो दोनों को सेपरेट करवा रहा है इसको ओब्लीक फिशर कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी जो आप लोगों को ये वाला नज़र आ रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होता बल्कि यहाँ पे सिर्फ ओब्लीक फिशर होता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा लूप्स की बात की जाए तो मैंने आपको कहा कि राइट में 3 लूप होते हैं और लेफ्ट में 2 लूप होते हैं। ये तो लंग्स की बात हुई, इनके पार्ट्स हमने डिस्कस किए। अब लंग जिस मेम्ब्रेन में एनक्लोज है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये परस करें लंग है तो इसके यहाँ के ऊपर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रखती है और इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ भी जो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है इसका जो आउटर होता है ये वाला, ये पैराइटल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसका जो नीचे वाला होता है इसको विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनके दरमियान जो कैविटी होती है इसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और इसका काम क्या है कि लंग्स को कोलैप्सिंग से बचाती है, मतलब लंग्स की जो है कोलैप्सिंग या स्ट्रेचिंग मजीद नहीं बढ़ाती है, खास लेवल तक उसकी स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करती है ताकि लंग्स अपनी पोजीशन से वो ज़्यादा जो है वो डायलेट ना हो। तो ये हमारे पास किसकी होती है, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि लंग्स की शॉक एब्जॉर्बिंग करती है। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए तो लंग्स तक ये किसी उसको शॉक को नहीं पहुंचाने देते। तो इनके 2 फंक्शन आप लोगों ने याद रखने। ठीक है, इसके अलावा तो ये लंग्स तक हमारा जो टॉपिक था या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम लंग के वॉल्यूम्स और लंग की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे।